आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और क्लास 11th टर्म 2 का मॉडल पेपर आ चुका है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th इंग्लिश कोर के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। और देखिए, आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है, हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन ए है और जो हमें सेक्शन ए दिया गया है इसमें एक पैसेज है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए, ये हमें एक पैसेज दिया गया है। और यहाँ पर देखिए टोटल मिलाकर 7 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन ए में यहाँ पर 7 क्वेश्चन है और 7 में से मात्र हमें यहाँ पर 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रकार से जो चीज दिया रहेगा ना, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए साफ साफ कि एनी 5 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर 5 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो चलिए देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला पैसेज दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पैसेज का भी ट्रिक होता है। जब हमारा हर एक मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक की मदद से, ट्रिक का नाम है सीआईडी ट्रिक, तो सीआईडी ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीआईडी ट्रिक की मदद से आप लोग किस प्रकार से हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा किस प्रकार से पैसेज के अंदर से ढूंढेंगे। तो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। चलिए अभी फिलहाल मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूं, आप लोग सोल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हर एक चीज को मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों से लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग अगर खुद से भी पढ़ेंगे ना तब भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हाउ हैज आवर साउथ एशिया इम्पैक्ट एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर माने होता है कृषि और हेज माने होता है धुंध। तो जो हेज है यानी कि जो धुंध है, इसने कृषि को किस प्रकार से प्रभावित किया है आपको बताना है। और कहां पर? तो दक्षिण एशिया में, यानी कि साउथ एशिया में। तो देखिए यहां पर इसका मतलब हो गया कि दक्षिण एशिया पर धुंध ने कृषि को कैसे प्रभावित किया है। अब बात यह रहा कि आप लोग इसका उत्तर किस प्रकार से ढूंढेंगे, यानी कि किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए आपका जो पैसेज होगा ना, पैसेज में ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। कैसे ढूंढना है इस बात को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारा वर्ड्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बहुत सारा यहाँ पर शब्द है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, साउथ एशिया है, हेज है। ये सब क्या करिए आप लोग पैसेज में देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हेज है, हेज ने एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप लोग पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। देख लीजिए ये हमारा रहा पैसेज और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि डैमेजिंग एग्रीकल्चर, मतलब यहाँ पर ये जो हेज है, हेज ने क्या किया है, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को डैमेज कर दिया है। ठीक है, तो यहां से शुरू हो रहा है, यहां से आपको शुरू करना है और आप लोग यहां तक लिख दीजिए। या फिर चाहे तो आप लोग फुल स्टॉप तक भी लिख सकते हैं, यानी यहां तक भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग यहां से क्या करिए, यहां तक आप लोग लिख दीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। तो यही चीज को यहां पर मैंने लिख दिया है। और देखिए यहां पर मैं आपको समझा भी देता हूं कि यहां पर मैंने एक्चुअल में क्या लिखा है। और मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों से लिख दिया है ताकि आप लोगों को भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि ए वास्ट ब्लैंकेट, देखिए जो पैसेज में था वही चीज मैंने यहाँ पे देख देख के लिख दिया है। और पॉल्यूशन क्या है, स्ट्रेचिंग अक्रॉस साउथ एशिया इज कटिंग डाउन द सनलाइट बाय 10% ओवर इंडिया। देखिए पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ये जो धुंध है, ठीक है, इस धुंध ने क्या किया है, जो सनलाइट जो है, सूर्य का जो प्रकाश है, इसको 10% तक कम कर दिया है। डैमेजिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को भी बहुत ही नुकसान पहुंचा है इससे। एंड मॉडिफाइंग क्या है, रॉनफॉल पैटर्न्स, और यहाँ पर जो वर्षा का जो पैटर्न होता है, देखिए आजकल समय पर बारिश नहीं होती है, मतलब जब बारिश नहीं होने का रहता है तब हो जाता है, जब काम होता है तब बारिश नहीं होती है। तो ये सब चीज यहाँ पर ये मतलब दिक्कत हो रहा है, तो यही चीज आपको लिख देना है। तो जो भी चीज पैसेज में था मैंने यहाँ पर वही चीज उतार दिया है, लिख दिया है। और हिंदी से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए कि व्हाट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हेज। हेज यानी कि धुंध, धुंध का निर्माण किससे होता है। अगर आप लोग पैसेज को ध्यान से देखेंगे तो इसका जो फॉर्मेशन होता है किससे होता है, तो पोल्यूशन से होता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि हेज कॉज्ड बाय पोल्यूशन, यानी हेज का जो निर्माण होता है किससे होता है, तो पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण से होता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। देख लीजिए हेज इज कॉज्ड बाय पोल्यूशन, यानी कि धुंध प्रदूषण के कारण होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि व्हाट वेर द लेवल्स ऑफ premature deaths streamed in 7 major cities during the 1990s due to respiratory diseases। देखिए यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेटरी है, इसका माने होता है श्वसन। ठीक है, तो श्वसन के कारण जो डेथ हुआ था, जो मृत्यु हुआ था,
कहाँ हुआ था? तो 7 मेजर सिटीज में, यानी कि 7 बड़े बड़े शहरों में हुआ था। कब हुआ था? तो 1990 को हुआ था। तो 1990 में 7 बड़े बड़े शहरों में श्वसन के कारण जो मौत हुआ था उसका लेवल क्या था, उसमें आंकड़ा क्या था, कितने लोगों का वहां पर मृत्यु हुआ था, ये चीज आपको यहाँ पर बताना है। देखिए पैसेज में इसका उत्तर मिल जाएगा, मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लेकिन सबसे पहले इसके आंसर को जान लीजिए कि कितने यहाँ पर व्यक्तियों का यहाँ पर मौत हुआ था। तो देखिए बात को ध्यान से सुनिएगा। तो 1990 में जो डेथ हुआ था, यानी कि जो मृत्यु हुआ था 24,000 हुआ था। कितना हुआ था? 24,000। और देखिए 1990 का स्टार्टिंग से ये शुरू हुआ था और 1990 में जो हमारा मिड पॉइंट है, मतलब एक्चुअल में कहा जाए तो जो मिडिल वाला जो टाइम है, यानी इसके बीचों बीच अगर कहा जाए तो जैसे कि 6 महीना 7 महीना का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आंकड़ा है 24,000 से मतलब इंक्रीज होकर 37,000 तक पहुंच गया। ध्यान से सुनिएगा, 1990 में ये आंकड़ा इस प्रकार से था, ठीक है। और 1990 का जो मिड टाइम था, जो मिडिल वाला जो टाइम था, उस टाइम ये आंकड़ा 24,000 से बढ़कर 37,000 तक हो जाता है, जो कि यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया है। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को पैसेज में दिखा देता हूँ इसका जो उत्तर है आप लोगों को कहां पर मिलेगा, आप लोग खुद मतलब देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 मेजर सिटीज बोला गया है, 7 मेजर सिटीज में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 7 सिटीज जो है इंडिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इंक्लूडिंग जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है। तो ये सब शहर में जो हुआ था आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर श्वसन के कारण जो मौत हुआ था, पहले तो यहाँ पर कितना था, 24,000 था 1990s में, और जो मिड 1990s में ये जो था इंक्रीज होकर कितना हो गया, 37,000 हो गया। आप लोग यहाँ पर आसानी से इस चीज को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग पैसेज को ध्यान से देखेंगे तो आप लोग हर एक क्वेश्चन के यहाँ पर जो उत्तर होगा आप लोग एकदम आसानी से दे देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए यहाँ पर कि व्हाट डिड प्रोफेसर वी रामानाथन से अबाउट द इफेक्ट ऑफ द हेज ऑन करंट, क्या है, ड्रट इन मस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए क्या है कि भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्तमान सूखे पर धुंध के प्रभाव के बारे में प्रोफेसर वी रामनाथन ने क्या कहा। देखिए जो प्रोफेसर वी रामनाथन है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भारत में अगर मान के चलिए कि 4-5 साल तक इसी प्रकार से अगर सूखा रह जाता है, यानी 4-5 साल तक अगर सूखा रह जाता है, तो हम लोग ये समझेंगे कि इसका जो मेन कारण है किसके कारण ये हो रहा है, तो हेज के चलते हो रहा है, धुंध के चलते हो रहा है। और धुंध किसके कारण हो रहा है, तो पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण के कारण हो रहा है। तो बात समझ में आ रहा है, तो वही चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को पैसेज में दिखा देता हूँ कि इसका उत्तर आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर वी रामनाथन है, ठीक है, प्रोफेसर वी रामनाथन, देख लीजिए यहाँ पर प्रोफेसर वी रामनाथन साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मतलब 4 से 5 ईयर्स तक अगर ये चीज चलता रहेगा तो हम लोग जानेंगे कि ये जो हो रहा है बिकॉज ऑफ हेज, यानी ये किसके कारण हो रहा है, तो हेज के कारण हो रहा है। पैसेज चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों को आंसर दे रहा है, आप लोग बस देखिए और पैसेज यहाँ पर उठा के आंसर को लिख दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने आंसर को एकदम अच्छे तरीके से साफ साफ शब्दों में लिख दिया है। देखिए क्या है कि ही सेड दैट इफ द ड्रट क्या है परसिस्ट फॉर अबाउट 4 to 5 years देन वी शुड स्टार्ट क्या है सस्पेक्टिंग दैट इट माइट बी बिकॉज ऑफ हेज, मतलब ये किसके कारण होगा, तब हेज के कारण ही होगा, ये हमें मतलब जान लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हिच कंट्रीज आर मस्ट अफेक्टेड बाय हेज एंड व्हाई, ठीक है, कौन से देश धुंध से सबसे अधिक प्रभावित है और क्यों। अगर आप लोग इसका भी अगर आप लोग उत्तर देखना चाहते हैं तो कौन कौन सा जो देश है वो हेज के चलते मतलब बहुत ही मतलब अफेक्टेड हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ देश का नाम दिया गया है कि इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, जो अफेक्टेड है हेज के चलते। और बस आप लोग यहाँ पर लिखिएगा क्यों हो रहा है, तो पॉल्यूशन के कारण हो रहा है, क्योंकि ये सब देशों में बहुत ही मैक्सिमम मतलब पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है, आप लोग चाहे तो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया आर वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज बिकॉज ऑफ देयर हाई पॉल्यूशन डेंसिटी, यानी कि भारत, चीन और इंडोनेशिया अपने उच्च जनसंख्या घनत्व, ठीक है, यहाँ पर उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण क्या है, सबसे बुरी तरह प्रभावित देश है। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए कि व्हाई इज देयर ओवरऑल क्या है कंसर्न फॉर एशिया ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, ठीक है, मतलब यहाँ पर कि अगले 30 वर्षों में एशिया के लिए समग्र चिंता क्यों है। तो समग्र चिंता इसलिए है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एशिया का जो जनसंख्या होने वाला है 5 अरब तक बढ़ जाएगा, यानी कि 5 बिलियन पीपुल यहाँ पर इसका जनसंख्या होने वाला है। देखिए इसका भी उत्तर आप लोगों को पैसे में मिल जाएगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कहाँ पर मिलेगा। देखिए कोई डाउट मत रखिए, एकदम कंसेप्ट को क्लियर करिए। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 5 बिलियन पीपुल, यही तो चीजें नेक्स्ट 30 ईयर्स एज द पॉल्यूशन ऑफ द एशियन रीजन rises
टू एन एस्टिमेटेड 5 बिलियन पीपुल। यही चीज़ आपको देख देख के उतार देना है, जो कि यहाँ पर मैंने देख देख के लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। वही चीज़ मैंने जो था वहाँ पर वही चीज़ को यहाँ पर मैंने लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, देख लीजिए क्या कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या है प्रीमेचर, यानी कि समय पूर्व का क्या अर्थ है। तो इसका माने हो जाएगा कि हैपनिंग बिफोर द नॉर्मल और क्या है एक्सपेक्टेड टाइम, इसका माने हो जाएगा। अब सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। देखिए सेक्शन बी जो हमारे पास है, सेक्शन बी हमारे किसका है, तो यहाँ पर देखिए सेक्शन बी राइटिंग का है, राइटिंग का है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमें 3 दिया रहेगा। देखिए 8 नंबर 9 नंबर 10 में 3 प्रश्न दिया रहेगा और 3 में से मात्र हमें 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर तो मैं आप लोगों को उत्तर बता सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने इसका उत्तर नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, बात को ध्यान सुनिएगा। देखिए मेरे पास जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो मैक्सिमम जो ट्रिक दिया जाता है, मैं ही आप लोगों को मैक्सिमम ट्रिक प्रोवाइड कराता हूं। कोई भी आप लोग YouTube चैनल उठा के देख लीजिए, कोई भी आप लोगों को ट्रिक मैक्सिमम नहीं प्रोवाइड कराता, लेकिन मैं जितना ट्रिक देता हूं कोई भी नहीं देता है, और मेरा ट्रिक में दम होता है सर, आप लोगों को पता होगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये सब जो चीज होगा जैसे लेटर टू द एडिटर, ठीक है, ये बात हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सब जो चीज जो भी होगा, नोटिस हो गया, लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया, ये सब का एकदम फाड़ू फाड़ू में ट्रिक दूंगा, ठीक है। एक ट्रिक में दूंगा और एक ट्रिक की मदद से आप लोग दुनिया के किसी भी लेटर को लिख देंगे, किसी भी नोटिस को लिख देंगे, कोई सा भी आर्टिकल हो उसको लिख देंगे, कोई सा भी रिपोर्ट हो आप लोग उसको लिख देंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये तीनों चीज को नहीं पढ़ाया, लेकिन आगे में जैसे मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा एक एक करके हर एक चीज का ट्रिक दे दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए आप लोगों को 1000 तो यहाँ पर रटना नहीं है। बहुत सारे क्या करेंगे टीचर्स, सेट 1 के लिए तो अलग, सेट 2 के लिए अलग, सेट 3 के लिए अलग, लेकिन मेरा वैसा नहीं होगा। एक ही ट्रिक हर सेट के लिए एप्लीकेबल होगा, हर सेट में आप लोग लगा सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा ट्रिक आएगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी फिलहाल ये तीनों क्वेश्चंस को मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी में चले जाते हैं। और सेक्शन सी में देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि अटेम्प्ट एनी 5, ठीक है, यहाँ पर 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या है कि व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई, यानी कि जाम्बिया के लुसाका में मतलब जो क्या था, चिड़ियाघर था, उसके पिंजरे में क्या था, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर था, ठीक है। और ये मतलब एक नोटिस के रूप में लिखा गया था। तो वह जो खतरनाक जानवर था वह किसको सिग्निफाई कर रहा है, किसको दर्शा रहा है, आपको बताना है। देखिए वहां पर क्या था, जो चिड़ियाघर था लुसाका में, ठीक है, तो वहां पर जो था ना, मतलब जैसे कि यहाँ पर क्या था केज, तो मतलब वहां पर जो पिंजरा था, वो पिंजरे के अंदर क्या था, एक तो मिरर था, एक आईना लगा हुआ था। और इस आईना में क्या था, कोई भी जैसे व्यक्ति, अब देखिए यहाँ पर मोस्ट डेंजरस एनिमल है, बहुत ही खतरनाक जानवर है। तो चलो भाई, मतलब आदमियों जो भी मतलब व्यक्ति रहेंगे उनके मन में मतलब एक फीलिंग आता है कि चलो देख के आते हैं कि वह कौन सा जानवर है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो वहां पर बहुत सारे व्यक्ति क्या करते थे, उसको देखने जाते थे। जब देखने जाते थे तो वहां पर एक तो कुछ नहीं था, जानवर फानवर कुछ नहीं था, बल्कि वहां पर एक तो आईना था, एक मिरर था, एक दर्पण था। जब आदमी जाता था तो मतलब क्या होता था, मिरर में जब देखता था तो अपना ही चेहरा दिखाई देता था। इसका माने यही होता कि जो यहाँ पर जो कवि है, मतलब जो यहाँ पर जो लिखने वाले जो राइटर है, वह यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो दुनिया का जो सबसे खतरनाक जो जानवर है कौन है, मनुष्य खुद है। मतलब आप खुद है, मैं खुद हूँ, हम लोग क्या है, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर है। वही चीज यहाँ पर इस कविता के माध्यम से बताया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, साफ साफ मैंने लिख दिया। हिंदी से भी इंग्लिश से भी पढ़िए, हर एक चीज समझ में आ जाएगा। क्या है कि द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज in the zoo of Lusaka clearly signifies that we are with the human beings, यानी कि मनुष्य जो खुद है वो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। are the most dangerous of all the species that exist on the planet, मतलब इस ग्रह में जितने भी मतलब डेंजरस मतलब एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से सबसे खतरनाक जो है कौन है, मनुष्य है। क्योंकि देखिए जैसे कि आप बोलेंगे कि जो मनुष्य होता है वो किसी को भी मार सकता है, हाथी को भी मार देगा, शेर को भी मार देगा, मतलब डॉल्फिन को भी मार देगा, किसी को भी मार देगा। तो यहाँ पर डेंजरस कौन हुआ, मनुष्य ही हुआ। तो वही चीज यहाँ पर बोला गया है। वी हैव डिस्ट्रॉयड मोस्ट ऑफ द क्या है इकोसिस्टम एंड मेनी एनिमल्स आर ऑन द क्या है वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ द डिफोरेस्टेशन, हंटिंग एंड द pollution that we have brought on the face of the planet, यानी हो कि लुसाका की चिड़ियाघर में एक पिंजरे में दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, जो वहां पर एक नोटिस था कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, तो एक पिंजरा था। तो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हम इंसान ग्रह पर मौजूद सभी प्रजातियों में सबसे खतरनाक है। हमने अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर दिया है और वनों की कटाई, शिकार और प्रदूषण के कारण कई जानवर विलुप्त होने के कगार पर है, जो हम ग्रह के चेहरे पर लाए हैं, ठीक है, जो पृथ्वी के चेहरे पर हम लोग लाए हैं।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या कह रहा है कि हु इज मिस्टर क्रोकर हैरिस, यानी कि मिस्टर क्रोकर हैरिस कौन है। हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम अदर मास्टर्स, यानी वह अन्य मास्टर्स से किस प्रकार भिन्नता आपको बताना है। तो मिस्टर क्रोकर हैरिस वाज द लैंग्वेज टीचर एट द स्कूल ऑफ टेप्लो, ठीक है, यानी मिस्टर क्रोकर हैरिस टेप्लो के स्कूल में भाषा के शिक्षक थे, एक लैंग्वेज टीचर थे। अनलाइक द अदर टीचर्स ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, वह बहुत ज़्यादा क्या था, स्ट्रिक्ट था, यानी वह बहुत सख्त था। ही फॉलोड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, वह मतलब जो अनुशासन था, अनुशासन को भी बहुत ही स्ट्रिक्ट फ्लो करता था। एंड ही वाज नॉट ए सैडिस्ट लाइक सम टीचर, यानी और वह कुछ शिक्षकों की तरह सैडिस्ट नहीं था। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि व्हाई हैज द आर्टिकल बिन टाइटल्ड सिल्क रोड। देखिए जो आपका एक मतलब यहाँ पर जैसे कि एक आपका जो कविता कहानी जो भी हो, जैसे चैप्टर में आपका है ना एक सिल्क रोड करके, तो इसका जो टाइटल दिया गया सिल्क रोड ही क्यों दिया गया, ठीक है, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि द आर्टिकल इज राइटली टाइटल, मतलब देखिए सही टाइटल क्या है, सिल्क रोड, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वी नो दैट इन द क्या है हिस्टोरिकल टाइम सिल्क रोड वाज वेरी फेमस अमंग द यूरोपियंस, मतलब देखिए यूरोपियंस के काल से ये जो सिल्क रोड है बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत ही फेमस था। मतलब लेख का शीर्षक सही है सिल्क रोड। हम जानते हैं कि ऐतिहासिक समय में सिल्क रोड यूरोपियों के बीच बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। Here also the narrator belongs to the west and he is traveling to the कैलाश माउंटेन, that's why the title is क्या है appropriate, यानी यहाँ भी कथाकार पश्चिम का है और वह कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहा है, इसलिए शीर्षक उपयुक्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही टाइटल दिया गया है। क्या है टाइटल, सिल्क रोड। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है क्या है कि डज द पोएम, एक यहाँ पर क्या है पोएम है फादर टू सन, ठीक है, फादर टू सन ये हमारा एक पोएम है। टॉक एंड एक्सक्लूसिवली क्या है पर्सनल एक्सपीरियंस और इज इट फेयरली यूनिवर्सल, यानी क्या कविता पिता से पुत्र एक विशेष रूप से व्यक्तिगत अनुभव की बात करती है या काफ़ी सार्वभौमिक है। देखिए बात ये होता है ना, जैसे कि मतलब यहाँ पर एक्चुअल में फादर टू सन, मतलब यहाँ पर पिता और बेटे के बारे में पूरी कविता बनाया गया है। तो इसका उत्तर पहले देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है कि द पोएम फादर टू सन, यहाँ पर ये जो पोएम आपका फादर टू सन इज नॉट एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस एट ऑल, यानी पिता से पुत्र की कविता विशेष रूप से व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, ये व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। दिस इज फेयरली यूनिवर्सल, ठीक है, यानी यह काफी सार्वभौमिक है। ये क्या है, सार्वभौमिक है, यानी ये फेयरली क्या है, यूनिवर्सल है। एज मोस्ट ऑफ द एडोलसेंट सन्स मेंटेन ए डिस्टेंस विद देयर फादर्स, यानी चूंकि अधिकांश किशोर पुत्र अपने पिता के साथ दूरी बनाए रखते हैं, जाहिर सी बात है देखिए पिता पुत्र का जो रिलेशन होता है थोड़ा दूर दूर ही रहता है। फिल्म वगैरह में दिखा देता है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो रियल में जो होता है ये चीज़ आप लोग देखिए। एंड ड्यू टू द जनरेशन गैप बोथ द फादर एंड द सन फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर, और यहाँ पर जनरेशन गैप भी होता है। देखिए जैसे कि मान के चलिए ये आप है, ठीक है, और ये मान के चलिए आपका दोस्त है, तो आप अपने दोस्त के बारे में जानते हैं सब कुछ कि इसका कितना जीएफ है वगैरह वगैरह हर एक चीज़, ठीक है, क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या पसंद है, क्या नहीं, हर एक चीज़ आप लोग जानते हैं। बट आपके पिताजी के बारे में आप उतना नहीं जानते होंगे। क्यों नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर जनरेशन गैप बहुत ही ज़्यादा है, उस प्रकार का रिलेशन नहीं बन पाता है। वो चीज़ है कि जनरेशन गैप के कारण पिता और पुत्र दोनों को एक दूसरे को समझने में कठिनाई होती है। तो मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिख दिया है, आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15 क्या है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम, एक पोएम है जिसका नाम है चाइल्डहुड, इस पोएम के आधार पर आपको बताना है कि इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, ठीक है, कि बचपन कविता के अनुसार बड़े होने की प्रक्रिया में क्या शामिल है, जैसे कोई भी बड़ा होता है उस प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है आपको बताना है। तो द पोएम टेल्स दैट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेज, ठीक है, यहाँ पर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। फर्स्ट जो है क्या है, टू बिकम क्या है रेशनल, ठीक है, रेशनल यानी कि पहला है तर्क संगत बनना। सेकेंड इज टू अंडरस्टैंड आवर क्या है इंडिविजुअलिटी, ठीक है, यानी दूसरा है अपने व्यक्तित्व को समझना। और थर्ड क्या है, एंड थर्ड इज टू अंडरस्टैंड द हाइपोक्रेसी
ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द अडल्ट्स, यानी तीसरा है बड़ों की दुनिया के पाखंड को समझना। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट उत्तर। देखिए कविता वगैरह में जो होता है कुछ इसी प्रकार से मतलब लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जो कि आपको जानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देख लीजिए कि व्हाई डिड आइंस्टाइन से आई कांट सी एनी पॉइंट इन द लर्निंग डेट्स, यानी आइंस्टाइन ने क्यों कहा मैं तारीखों को सीखने में कोई बिंदु नहीं देख सकता। ठीक है, देखिए इसका उत्तर क्या है। अल्बर्ट आइंस्टाइन सेज आई कांट सी एनी पॉइंट एंड लर्निंग आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट देन फैक्ट्स। ठीक है, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं मुझे कोई बिंदु नहीं दिख रहा है और सीखने के विचार तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आ गया कि वी कैन कलेक्ट फैक्ट्स फ्रॉम द बुक्स एनी टाइम व्हेन वी नीडेड डेट्स। ठीक है, यानी हम कभी भी जरूरत पड़ने पर किताबों से तथ्य एकत्र कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे क्या कि इट इज बिकॉज ही बिलीव्ड दैट वट आइडियाज मस्ट बी डेवलप्ड क्या है वैगनाज टू बिकम ए गुड लर्नर, यानी क्या है यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना था कि अच्छा विद्यार्थी अच्छा शिक्षार्थी बनने के लिए विचारों को विकसित किया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन 17 क्या है कि हु वाज डॉक्टर एंड्रयूज, यानी कि डॉक्टर एंड्रयूज कौन थे। व्हेयर वाज ही वर्किंग, यानी कि वह कहाँ काम कर रहा था आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि एंड्रयू मेंसन इज ए न्यूली अपॉइंटेड डॉक्टर, मतलब ये जो एंड्रयूज थे ना तो एक मतलब नए डॉक्टर थे जो कि अपॉइंटेड किए गए थे। मतलब एंड्रयू मेंसन एक नवनियुक्त चिकित्सक है, यानी कि एक डॉक्टर है। ही वर्कड इन द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ क्या है ब्लैकनेली। हिज एफर्ट टू सेव द लाइफ ऑफ ए स्लिवन बेबी वाज मेरिकुलस। ठीक है, यानी उन्होंने छोटे वेल्स खनन शहर ब्लैकनेली में काम किया, एक मृत बच्चे की जान बचाने का उनका प्रयास चमत्कारी था। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं सेक्शन डी में। देखिए सेक्शन डी में 2 प्रश्न दिया रहेगा और 2 में से मात्र आपको एक ही का उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है डॉक्टर एंड्रयूज के बारे में ही है क्वेश्चन 18 कि हाउ वाज डॉक्टर एंड्रयूज सक्सेसफुल इन रिवाइविंग द चाइल्ड, यानी डॉक्टर एंड्रयूज बच्चों को पुनर्जीवित करने में कैसे सफल रहे, किस प्रकार से बच्चे को पुनर्जीवित कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर। तो इसका उत्तर थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर, यहाँ पे एक क्वेश्चन में 5 नंबर दिया जाएगा तो उत्तर भी लॉन्ग होगा। ठीक है, देखिए इसका उत्तर क्या है। द इन्फेंट ऑफ जोई मॉर्गन वाज स्टिल बॉर्न एंड हिज वाइफ वाज also fading away. The doctor first saved the mother and then he turned to the lifeless baby, यानी जो मॉर्गन का शिशु अभी पैदा हुआ था और उसकी पत्नी भी फीकी पड़ रही थी। डॉक्टर ने पहले माँ को बचाया और फिर उन्होंने बेजान बच्चे की ओर रुख किया। ठीक है, पहले माँ को बचाता है डॉक्टर, फिर उनका जो भी मतलब बेजान जो मतलब बच्चा था उधर मतलब फिर उनको बचाने के लिए जाते हैं। डॉक्टर मॉर्गन ऑर्डर द nurse to get him hot water and cold water that also quickly. He put the child on a blanket and used the special method of क्या है respiration। ठीक है, यानी क्या हो गया कि डॉक्टर मॉर्गन ने नर्स को ऑर्डर दिया यानी कि आदेश दिया कि वह उसे जल्दी से गर्म पानी और ठंडा पानी पिलाएं। उन्होंने बच्चे को कंबल पर लिटा दिया और सांस लेने की विशेष विधि का इस्तेमाल किया। आगे बढ़िए, आगे क्या है। ही प्रिपेयर्ड ए क्या है बेसिन ऑफ हॉट वाटर, मतलब एक बेसिन में क्या करते हैं वो हॉट वाटर लेते हैं एंड अनदर जो बेसिन है उसमें कोल्ड वाटर लेते हैं। ही केप्ट क्या है जगलिंग द बेबी फ्रॉम हॉट वाटर टू कोल्ड वाटर एंड फ्रॉम कोल्ड वाटर टू हॉट वाटर अगेन एंड अगेन, यानी क्या है उसने गर्म पानी का एक बेसिन और ठंडे पानी के लिए दूसरा बेसिन तैयार किया और बच्चे को गर्म पानी से लेकर ठंडे पानी और ठंडे पानी से लेकर गर्म पानी तक बार बार मतलब टटोलता रहा। फिर आगे क्या कि देन ही स्टार्टेड रबिंग द body of the baby with a rough towel, crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breath into the limp body। यानी फिर उसने बच्चे के शरीर को खुरदरे तौलिए से रगड़ना शुरू किया और अपने दोनों हाथों से नन्हे सी छाती को छोड़ते हुए लंगड़े शरीर में सांस लेने की कोशिश की। तो ये हो गया। फिर आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पर और हमें दिया गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगला जो है हमारे पास क्या है कि एंड देन ए क्या है मिरेकल हैपेंस, द बॉय वाज गैस्पिंग एंड ए बबल ऑफ mucus came out of his nose, the baby's skin turned pink and he regained life। ठीक है,
रीगैंड लाइफ, रीगैंड उनको जीवन मिल गया, लाइफ मिल गया। और फिर चमत्कार होता है कि लड़का हाँफ रहा था और उसके नाक से बलगम का एक बुलबुला निकला, बच्चे की त्वचा गुलाबी हो गई और वह फिर से जीवित हो गया। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन 19 क्या है कि डिस्क्राइब द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन ड्रेचन, यानी ड्रेचन में लेखक की शारीरिक स्थिति, जो फिजिकल मतलब कंडीशन था, वो चीज आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा कि द स्टोरी सिल्क रोड इज रिटन बाय क्या है, निक मिडल्टन। ही वॉज आउट ऑन ए लॉन्ग जर्नी टू माउंट कैलाश टू डू कोरा, यानी कहानी सिल्क रोड निक क्या है, मिल्टन द्वारा लिखी गई है। वह कोरा करने के लिए कैलाश पर्वत की लंबी यात्रा पर निकलते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो मतलब होगा, देखिए मैंने मतलब लिख दिया कि डर्चन में वह बीमारी का अनुभव करता है, ठीक है। एट डर्चन द एक्सपीरियंस क्या है, सिकनेस एंड फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट ऑफ सर्वाइव। इसको लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर हमारा ये जो हमारा इंग्लिश कोर का जो सेट 1 था ये खत्म हो जाता है। आगे मैं आप लोगों को जो भी चीज़ रहेगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ तक तो पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया, और फिर लास्ट में आप लोग ये पॉइंट लिख दीजिएगा जो कि इसका लास्ट पॉइंट है। इसको आप लोग लिख दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ पर तक ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।